नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे केस की बात करेंगे जो हर उस घर के लिए बेहद जरूरी है जहां जमीन जायदाद या प्रॉपर्टी का थोड़ा सा भी मामला है। हम बात कर रहे हैं 2025 के एक बेहद दिलचस्प सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट की, अंगदी चंद्रन्ना बनाम शंकर। यहाँ मूल मुद्दा है खुद कमाई गई और पैतृक प्रॉपर्टी यानी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के बीच की लक्ष्मण रेखा का। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये कानूनी दावपेच असल जिंदगी में कैसे काम करते हैं। सोचिए, अगर एक पिता अपनी ही खरीदी हुई जमीन बेचना चाहे तो क्या उसके बच्चे उसे कानूनी तौर पे रोक सकते हैं? सुनने में सवाल आसान लगता है ना, लेकिन भारत में जहां जमीन सिर्फ एक संपत्ति नहीं बल्कि पारिवारिक जज्बात होती है, वहां इसका कानूनी जवाब उतना ही लंबा और उलझा हुआ है। ये केस पिछले कई दशकों से रियल एस्टेट के विवादों के बिल्कुल बीचों बीच रहा है। तो चलिए सीधे फैक्ट्स पर आते हैं और देखते हैं कि ये विवाद आखिर शुरू कहाँ से हुआ। अब इस पूरे घटनाक्रम पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि यही लड़ाई की बुनियाद है। कहानी शुरू होती है 1986 में, जब तीन भाइयों के बीच एक रजिस्टर्ड कानूनी बंटवारा होता है और पैतृक जमीन बांट दी जाती है। सबको अपना अपना हिस्सा मिल गया। ठीक 3 साल बाद 1989 में उनमें से एक भाई, जो इस केस में पिता हैं, अपने ही बड़े भाई का हिस्सा खरीद लेते हैं। फिर 1993 में वो ये जमीन किसी बाहरी आदमी को बेच देते हैं। कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब 1994 में उनके खुद के बच्चे इस बिक्री के खिलाफ अदालती मुकदमा दर्ज कर देते हैं। और बस यहाँ से शुरू होती है एक ऐसी अदालती लड़ाई जो लगभग 30 साल तक चलती रही। ये अदालतों के फैसलों का जो सफ़र है ना, ये सच में हैरान करने वाला है। देखिए, हर नए लेवल पर प्रॉपर्टी का स्टेटस बिल्कुल पलट गया। 2001 में ट्रायल कोर्ट ने जमीन को पैतृक माना और फैसला बच्चों के हक में दे दिया, लेकिन 2006 में फर्स्ट अपेलेट कोर्ट ने बाजी पलट दी और इसे पिता की खुद अर्जित की हुई प्रॉपर्टी माना। और फिर 2021 में हाई कोर्ट ने वापस ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही ठहराया और जमीन को पैतृक बताते हुए दोबारा बच्चों को जीत दिला दी। मतलब प्रॉपर्टी किसकी है, इसको लेकर जस्टिस सिस्टम में कितना भारी कंफ्यूजन था। अब सवाल उठता है कि कोर्ट्स के बीच इतना बड़ा मतभेद था क्यों? इसे समझने के लिए हमें इन कानूनी परिभाषाओं की गहराई में जाना होगा। यहाँ सबसे अहम बिंदु है जॉइंट फैमिली न्यूक्लियस का सिद्धांत। आसान शब्दों में, अगर कोई दावा करता है कि एक संपत्ति संयुक्त परिवार के पैसों से खरीदी गई है, तो उन्हें कानूनी तौर पर एक ठोस फैमिली फंड साबित करना पड़ेगा। आप सिर्फ ये अज्यूम नहीं कर सकते कि परिवार साथ था तो पैसा भी परिवार का ही होगा। जिसे प्रॉपर्टी को पैतृक बताना है, उसे पक्का सबूत देना पड़ता है कि हाँ, फैमिली के पास ऐसी कोई आमदनी थी जिससे ये नई जमीन खरीदने के पैसे आ सकते थे। इस केस में जमीन की खरीद सिर्फ 15,000 रुपए की थी, पर इस पैसे के स्रोत को लेकर दोनों पक्षों की कहानी बिल्कुल अलग थी। बच्चों का क्लेम था कि उनके पिता ने जमीन फैमिली के पैसों से ली, जैसे मजदूरी का पैसा, बंटवारे के वक्त मिले 10,000 रुपए कैश और दादी मलम्मा की प्रॉपर्टी बेचने से मिली रकम। वहीं दूसरी तरफ खरीदार ने कोर्ट में ठोस गवाहों के जरिए ये साबित कर दिया कि पिता ने असल में एक व्यक्ति से प्राइवेट लोन लिया था और उसी बोरोड पैसे से ये जमीन खरीदी थी। वैसे हाई कोर्ट ने अपना फैसला डॉक्ट्रिन ऑफ ब्लेंडिंग का इस्तेमाल करते हुए बच्चों के हक में दिया था। इसका मतलब होता है, जब कोई व्यक्ति अपनी खुद की कमाई प्रॉपर्टी को मर्जी से परिवार की जॉइंट प्रॉपर्टी में मिला दे और अपने अकेले के कानूनी अधिकार छोड़ दे। लेकिन जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्ती से पॉइंट आउट किया, ऐसा मानने के लिए एक साफ और जानबूझकर बनाया गया इरादा होना चाहिए। सिर्फ एक घर में साथ रह लेने से आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी फैमिली की प्रॉपर्टी में मिक्स नहीं हो जाती। एक और बहुत ही मूल कानूनी तथ्य है जो इस मामले को क्लियर करता है। ध्यान दीजिएगा, हिंदू लॉ के तहत एक बार जब पैतृक प्रॉपर्टी का कानूनी बंटवारा हो जाता है, तो उसके बाद वो नए हिस्से व्यक्ति की खुद अर्जित की हुई प्रॉपर्टी बन जाते हैं। एंसेस्ट्रल या पैतृक प्रॉपर्टी वो होती है जो 3 पीढ़ियों तक बिना बटे आती है और जिसमें जन्म से ही अधिकार मिलता है। लेकिन यहाँ तो 1986 में पहले ही एक पूर्ण कानूनी बंटवारा हो चुका था, तो जाहिर है उसके बाद खरीदी गई जमीन पूरी तरह से सेल्फ अक्वायर्ड ही मानी जाएगी। अब ये कानूनी लड़ाई पहुंचती है सीधे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर, जहां अपील की सीमाओं पर बड़ी बात हुई। सुप्रीम कोर्ट ने यहां हाई कोर्ट को काफी कड़क शब्दों में फटकार लगाई। उन्होंने क्लियर किया कि अदालतों की तरफ से कानून के सही सिद्धांतों को लागू करने में जो लापरवाह रवैया होता है, वही ऐसे गलत आदेशों का कारण बनता है। यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो सबूतों को दोबारा परखने के हाई कोर्ट के तरीके पर एक गंभीर सवाल खड़ा कर देता है।
सबसे बड़ी अदालत ने ये पॉइंट बिल्कुल साफ कर दिया कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का सेक्शन 100 हाई कोर्ट की दखलंदाजी को सिर्फ सब्सटैंशियल क्वेश्चंस ऑफ लॉ यानी ठोस कानूनी सवालों तक ही सीमित रखता है। आसान भाषा में कहें तो हाई कोर्ट नीचे की अदालतों द्वारा स्थापित किए गए तथ्यों को दोबारा इवैल्यूएट करके नए फैक्ट्स नहीं बना सकती। जब फर्स्ट अपेलेट कोर्ट ने सबूतों के आधार पर यह तय कर ही दिया था कि पैसा प्राइवेट लोन से आया था, तो हाई कोर्ट को उन तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था। तो इन सब कानूनी दांव-पेचों और बहस के बाद आखिरकार अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आया। फैसला बिल्कुल शीशे की तरह साफ था। सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि पिता ने जो जमीन खरीदी थी वो प्राइवेट लोन के पैसे से ली गई थी, किसी परिवार के फंड से नहीं, और इस वजह से कानूनी तौर पर वो उनकी पूरी तरह खुद अर्जित की हुई प्रॉपर्टी थी। जब प्रॉपर्टी खुद की है तो पिता के पास उसे किसी को भी बेचने का पूर्ण अधिकार था। फर्स्ट अपेलेट कोर्ट के 2006 के फैसले को वापस बहाल कर दिया गया। कोर्ट ने एक और बहुत अच्छी बात तय की कि जमीन बेचकर पिता ने जो अपना कर्ज चुकाया और अपनी बेटी की शादी की, वो परिवार के मुखिया के रूप में एक तरह से उनका कानूनी फर्ज ही था। ये फैसला सच में हर उस परिवार के लिए एक बहुत बड़ा सबक है जहां जमीन जायदाद का थोड़ा भी लेन देन होता है। इस पूरे चर्चा से एक बड़ा सवाल जो आपको और हमको सोचना चाहिए वो ये है, क्या किसी भी पारिवारिक जमीन का असली आर्थिक स्रोत यानी पैसा कहाँ से आया वो पूरी तरह से कागजों पर प्रमाणित है? क्योंकि जैसा हमने इस केस में देखा, सिर्फ सही दस्तावेजों की कमी और कानून के अजम्पशंस पर एक छोटा सा विवाद 30 साल लंबी कानूनी लड़ाई बन सकता है। अदालतों में क्लेम्स नहीं, फैक्ट्स बोलते हैं। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर से आपको इस मामले की गहराई समझ आई होगी। साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।